अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 6 एंजाइम्स जो है उसका चैप्टर हमने स्टार्ट किया। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स जो है हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे कहते हैं एंजाइम्स जो होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर होगी एंड दैट आर सिक्रेटेड बाय सेल्स। एंजाइम्स जो होंगे ये प्रोटीन इन नेचर होंगे, ये नेचुरली क्या होंगे, ये प्रोटीन होंगे और ये सेल्स उसको क्या करते हैं, ये उसको सिक्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोस्टली एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ की लेते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, ये हमारे स्टमक के जो सेल्स होते हैं ना, हमारे स्टमक के सेल्स उसको क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सो पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है, लेकिन ये क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। इसी तरह कहते हैं एंजाइम फंक्शन एज ए कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। हमने कहा कि एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं और कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को, किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। और वो ऐसा कैसे करता है, क्योंकि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी को मुख्तलिफ तरीक़ों से कम करता है, या मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को चेंज करके, या मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को वीक करके, या मॉलिक्यूल के बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कमज़ोर करके, उनको डिस्टर्ब करके उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, ताकि जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी आगे की जाने प्रोसीड हो और जो रिएक्शन है वो बहुत स्पीडली कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट आता है, कहते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम अपने काम में स्पेसिफिक है। जिस एंजाइम को जिस रिएक्शन के अंदर डालोगे ना, ये सिर्फ उसी को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा, उसी को प्रोडक्ट बनाएगा, ये दूसरे किसी रिएक्शन को आगे इसको प्रोसीड नहीं करेगा। कहते हैं दे आर नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, ना सिर्फ वो उस केमिकल के लिए स्पेसिफिक है जिसको उसने कन्वर्ट करने प्रोडक्ट बनाना है, बट ऑल्सो फॉर अ रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन के लिए भी वो क्या है, वो स्पेसिफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केमिकल है जिसको हम आमतौर पर नाम देते हैं सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब सुक्रोज के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, सुक्रेज, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम आता है और ये इसको सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। अब इसके लिए स्पेसिफिक जो सुक्रोज है, इसने इसको किसने कन्वर्ट किया है, सुक्रेज ने, यानी इसके लिए सबस्ट्रेट क्या हुआ, स्पेसिफिकली सुक्रोज हुआ। अगर इसको हम किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन के अंदर डालेंगे, जैसे मेरे पास क्या है, माल्टोज है, ठीक है, या मेरे पास क्या है, लेक्टोज है, ठीक है। तो इससे इसको भी दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अलग एंजाइम आएगा, माल्टेज। इसके तरह यहाँ पे लेक्टेज अलग एंजाइम आएगा, इसके लिए सुक्रेज नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिएक्शन को, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कैटलाइज करते और उसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। अब कहते हैं अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम इज नीडेड टू कैटलाइज द रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सबस्ट्रेट, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कहते हैं कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स होते हैं वो चाहिए होते हैं किसी भी लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और क्योंकि वो इसमें किसी भी रिएक्शन में यूज़ नहीं हो रहे, तो इसी वजह से ये जो एंजाइम्स होते हैं एक दफ़ा किसी प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ से रिएक्टेंट को लेते हैं और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस आते हैं, यहाँ से और रिएक्टेंट को लेते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वो उस केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, ठीक है। अगर यूज़ होते तो वो यहाँ से उसकी एंजाइम्स की मिकदार ख़त्म हो जाती, चूँकि वो यूज़ नहीं होते तो वो बार बार इसमें इस्तेमाल होते हैं, और इस तरह से वो जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को कैटलाइज करके उसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में उनकी हेल्प कर सकता है। अब कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल्स। तमाम जो एंजाइम्स होती हैं वो सेल के अंदर सिंथेसाइज होंगी, सेल के अंदर प्रिपेयर होंगी। फिर कुछ एंजाइम जो होंगी वो सेल के अंदर काम करेंगे, और कुछ जो होती है सेल उसको बाहर भेजता है ताकि वो बाहर अपने काम परफॉर्म कर सके। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कौन कौन सी डिफाइन करें, एग्जाम्पल्स दे दें, तो आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। कहते हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर सिंथेसाइज होंगे, लेकिन सिंथेसाइज अंदर हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन अंदर वो काम भी अंदर अगर सेल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह के एंजाइम्स को हम इंट्रासेलुलर एंजाइम्स का नाम देते हैं। और ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं
चूँकि वो सेल के अंदर अपने काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, और ये किसके एग्जांपल है, इंट्रासेलुलर एंजाइम है, ठीक है, यानी सेल के अंदर ये सारा काम परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं सम एंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेल एंड दे वर्क आउटसाइड, और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम उसको अंदर प्रिपेयर कर लेता है, फिर उसको बाहर की जानिब उसको बाहर निकाल लेता है, बाहर उसको रिलीज कर देता है ताकि वो बाहर अपना काम परफॉर्म कर सके। तो इस तरह के एंजाइम्स को हम क्या नाम देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स का नाम देते हैं। देखिए एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, सेल सेल के बाहर अपना काम परफॉर्म करने वाले एंजाइम्स को एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स का नाम देते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पेप्सिन है। पेप्सिन स्टमक की एक्टिविटी को क्या करते हैं, उसके स्टमक कैविटी के अंदर काम करता है, स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर काम करता है। वहाँ जितने भी हम खाना खाते हैं उसको, उसकी तोड़ फोड़ करता है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसकी तोड़ फोड़ करता है। तो ये चूंकि सेल से बाहर अपना काम परफॉर्म करें, तो उस तरह के एंजाइम्स को हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का नाम देते हैं। और वो एंजाइम जो सेल के अंदर प्रिपेयर हो जाते हैं और अंदर ही सेल के अंदर ही काम करे, तो उसको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम का नाम देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन मेनी एंजाइम्स वर्क टुगेदर इन अ सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन एक ही साथ एक ही सीक्वेंस पे हो रहे हैं, तो क्या होते हैं कि एक रिएक्टेंट यहाँ पे, एंजाइम यहाँ है, एक एंजाइम यहाँ, एक एंजाइम यहाँ, एक एंजाइम यहाँ, तो यहाँ से जो केमिकल है वो रिएक्ट करेगा, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। फिर ये देखिए इस रिएक्शन ने इस रिएक्टेंट को लिया और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। फिर ये एंजाइम क्या करेगा, इसी प्रोडक्ट, इस एंजाइम के प्रोडक्ट को वो लेगा और उसको दोबारा से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर ये एंजाइम क्या करेगा, इस वाले एंजाइम के इस प्रोडक्ट को लेगा और इसको दोबारा से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से ये एंजाइम क्या करेगा, इस वाले एंजाइम के प्रोडक्ट, यानी इस वाले एंजाइम के प्रोडक्ट को लेगा और इसको दूसरे प्रोडक्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। यानी यहाँ पर चेन ऑफ रिएक्शन, एक सीक्वेंस में सारे, एक चेन ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं और सीक्वेंस में बहुत सारे रिएक्शन जो एंजाइम्स हैं वो काम कर रहे हैं। कहते हैं वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम, यानी एक एंजाइम क्या करता है, दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट को लेता है और उसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। अब क्या होता है, आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन, जब रिएक्शन स्पीड अप होगा तो नए प्रोडक्ट जो होंगे बहुत जल्दी जल्दी उसकी फॉर्मेशन होगी। इस तरह से बहुत जल्दी एक एंजाइम की तरफ प्रोडक्ट चला जाएगा, फिर दूसरे की तरफ चला जाएगा, फिर तीसरे की तरफ चला जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम जो एक सीक्वेंस में भी काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग ग्लाइकोलिसिस में देखते हो, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं ग्लूकोज, फिर आते हैं ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट आके अटैच होता है, फिर आके वो दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, फिर आगे उसकी और केमिकल की फॉर्मेशन होती है, फिर आगे वो और केमिकल की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे भी एंजाइम, यहाँ पे भी एंजाइम, यहाँ पे भी एंजाइम। देखिए हर एक स्टेप के ऊपर क्या हो रहे हैं, एक एंजाइम उसके लिए चाहिए। यहाँ पे देखें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो यानी कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर बहुत सारे एंजाइम जो है वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं और एक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं ताकि जल्दी जल्दी किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। नेक्स्ट कहते हैं सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोफैक्टर्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, चूँकि हमने कहा कि एंजाइम मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं कि उनको प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर। इन्हीं एंजाइम को अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए कभी कभी नॉन प्रोटीन पार्ट का भी जो है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर का नाम देते हैं। अब कहते हैं मेन टाइप ऑफ कोफैक्टर्स आर प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है या एमसीक्यूज में आपके आ सकते हैं कि जो प्रोस्टैटिक ग्रुप, जो कुछ मेन टाइप्स हैं कोफैक्टर्स की, उनमें से एक प्रोस्टैटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम और एक है एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंजाइम में आपको बताया गया, देखिए प्रोस्टैटिक ग्रुप आपको बताया गया है, कोएंजाइम आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या है इसको अब हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है। प्रोस्टैटिक ग्रुप कैन बी ऑर्गेनिक। प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। देखिए कैन बी ऑर्गेनिक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच मेक्स द परमानेंट अटैचमेंट विद द एंजाइम। तो ये जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है ये वो कोफैक्टर है जो क्या करता है, जो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाए। अगर ऐसा हिस्सा, ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि प्रोटीन के साथ परमानेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उसके साथ बना ले, तो इस तरह के ग्रुप्स को फिर हम क्या नाम देंगे, इस तरह के कोफैक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, प्रोस्टैटिक ग्रुप का नाम देंगे। इसी तरह कुछ ऐसे हमारे पास कोफैक्टर्स हैं जिसको हम कोएंजाइम्स कहते हैं, और ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि परमानेंटली अटैच नहीं होते, यानी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड के जरिए नहीं अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं, ये मोस्टली विटामिन से हम इसको डिराइव करते हैं। जैसे विटामिन B12 से हम क्या लेते हैं, NAD जो होता है वो लेते हैं, NADP जो होता है, NADP
पीएच होते हैं वो हम लेते हैं। इस तरह से एफएडी जो है ये मुख्तलिफ तरह के जो वाइटामिन से हम क्या करते हैं, कोएंजाइम्स को लेते हैं और इसको एंजाइम के साथ अटैच किया जाता है और ये फिर एंजाइम की बेहतर एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद आते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स भी क्या है, ये कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये वो कोफैक्टर्स होते हैं जो कि मोस्टली क्या होती है, मेटल आयंस होते हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है। ये क्या करते हैं, ये भी टेम्पररी अटैचमेंट होती है, मतलब परमानेंट नहीं होते, मुस्तकिल तौर पर नहीं होते, बल्कि थोड़े टाइम के लिए एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और ये एंजाइम की एक्टिविटी को तेज़ करने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अब यहाँ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, ये गुड सोर्स ऑफ मैंगनीज़ है, ठीक है। इसमें देखिए मैंगनीज़ इसके अंदर पाया जाता है, एमएन इसके अंदर पाया जाता है। अब ये जो मिनरल है ना, दिस मिनरल इज़ एन एंजाइम एक्टिवेटर। ये जो मिनरल है ये एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है और ये क्या करता है, दैट एड्स इन द सिंथेसिस ऑफ बायोटीन, थायमिन, विटामिन सी एंड कोलिन। और ये कुछ यहाँ पे कुछ केमिकल्स आपको बताए हैं कि इनके सिंथेसिस में ये क्या करती है, मैंगनीज हेल्प करता है। अब चूंकि इसने क्या किया, एज एक्टिवेटर काम किया, उसने एज ए एंजाइम की एक्टिविटी को बेहतर बनाने में एंजाइम की मदद की है। सो कहती इट ऑल्सो हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म के जितने भी केमिकल रिएक्शन आप देखते हैं उनमें से मोस्ट में इसको क्या करता है, हेल्प करता है, उसके मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एंजाइम्स जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके साथ साथ हर एंजाइम जो होता है, हर एक केमिकल रिएक्शन के एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। इसके साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर काम करते हैं, कुछ सेल के बाहर काम करते हैं। अगर सेल के अंदर काम करे तो इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर काम करे एक्स्ट्रा सेलुलर। एक सीक्वेंस में भी बहुत सारी जो कम्प्लेक्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें सीक्वेंस में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो उस सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होते हैं। हर एंजाइम अपने पहले वाले एंजाइम के प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहा होता है। इसके साथ हमने कहा कि कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स जैसे कोफैक्टर्स हैं, वो भी एंजाइम अपने साथ उसको लगाते हैं ताकि एंजाइम अपनी एक्टिविटी को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो उसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, एक्टिवेटर, ये सारे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट टू रिमेंबर आता है कि एंजाइम्स जो होते हैं उसको उनकी केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं कि वो किस तरह का केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को वो करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ऐसे केमिकल रिएक्शन कि जिसके अंदर एक लार्ज मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़े, वाटर की जरूरत पड़े, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर और लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, यानी वाटर की मौजूदगी में किसी बड़े मॉलिक्यूल से स्प्लिटिंग अगर हो रही है तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए होंगे उसको हम हाइड्रोलाइसिस का नाम देंगे। यानी एक जिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैटेलाइज कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हम उसी के क्लास में रखते हैं। एंजाइम के मोस्टली जो है वो 7 क्लासेस हैं और ये 7 क्लासेस उसके टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर उसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब इनहिबिट करना, स्टॉप कर देना, रोक देना, कम कर देना। सो कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, वो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी एंजाइम के एक्टिविटी को क्या कर लेता है, प्रिवेंट करता है, रोकने में रोक देता है एक तरह से। जैसे पॉइजन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये क्या है, इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पॉइजन, कोई भी जहर खा लेते तो उसकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होती है उसके पास चला जाता है, उसको स्ट्रक कर देता है, उसकी एक्टिविटी को रोक देता है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। इस तरह कुछ ड्रग्स होते हैं, ये भी लोगों की एक्टिविटी को, जो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसको सीज कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये होते हैं एंजाइम इनहिबिटर जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, उनको रोक देते हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में हम देखेंगे कि एंजाइम जो अपने काम में किस तरह से स्पेसिफिक है।